अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, बच्चे डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की डायफ्रैक्शन देखेंगे। अब वेव्स कोई सी भी हो सकती है, वो लाइट भी हो सकती है, वो साउंड वेव्स भी हो सकती है। कहते हैं बेसिकली डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चे? डायफ्रैक्शन का मतलब है बेंड होना, ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव। तो जो भी हम वेव लेंगे अगर उसकी बेंडिंग हो रही है, चाहे आप कोई शार्प एजेस ले रहे हैं, कोई शार्प सी चीज़ ले रहे हैं, नुकीली चीज़ ले रहे हैं, या फिर कोई कॉर्नर वगैरह ले रहे हैं, या फिर उसके रास्ते में कोई हम लोग ऑब्स्टेकल कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, या फिर अगर वो किसी नैरो स्लिट में से किसी सुराख में से गुजरी है तो उसके क्रॉस अगर वो बेंड हो जाती है तो उसको आप डायफ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। लाइक ये देखें, ये एक स्मॉल सी ओपनिंग है, जब इसमें से वेव्स गुजरी है ना तो इसके क्रॉस जो है ना ये बेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह से देखिए, अगर ये लाइट आ रही है उसके रास्ते में आप कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्स्टेकल प्लेस कर देते हैं, ठीक है, कोई रुकावट रख देते हैं, तो वो क्या होगी, वो उसके अराउंड ना बेंड होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ से अगर कोई वेव आ रही है उसके रास्ते में हम लोग कोई शार्प एज, मतलब ये इस तरह का नाइफ एज इस तरह से रख देते हैं, तो इसके राउंड भी क्या होगा, वो इस तरह से नहीं गुजर जाएगी बल्कि वो इसके क्रॉस क्या होना शुरू हो जाएगी, बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं अगर आप लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल रख दो, कोई स्मॉल सी स्लिट वाली जिसमें स्मॉल सा होल हो वो रख दे, या फिर कोई इसके रास्ते में शार्प एजेस वाला कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी बेंडिंग होना शुरू हो जाती है। इसी को आप डायफ्रैक्शन कह देते हैं। कहते हैं डायफ्रैक्शन कब हमें अक्कर करती है? कहते हैं डायफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है कि जो आप लाइट ले रहे हैं, कोई भी जब वेव ले रहे हैं, लाइट भी हो सकती है, कोई वेव साउंड वेव वगैरह भी हो सकती है, उसकी जो वेवलेंथ है उसकी जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, जो आप ओपनिंग ले रहे हैं या ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसके साइज के इक्वल होनी चाहिए, तब डायफ्रैक्शन होगी, वरना डायफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन कि हमारे पास जो वेव हम जो भी ले रहे हैं उसकी वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी स्प्रेडिंग या बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ साइज से कम है ना, मुझे हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और ये जो वेव आ रही है इसकी वेवलेंथ कम है, तो हमारे पास बेंडिंग नहीं होगी। हमारे पास बेंडिंग कब होती है? जो आप आने वाली वेव की वेवलेंथ वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है वो मैंने आपको बताया। वेवलेंथ क्या होती है बच्चे? दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेव्स आ रही हैं अगर इनमें दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना वो इस स्मॉल सी ओपनिंग के इक्वल है या इससे छोटा है तब बेंडिंग होती है, वरना बेंडिंग नहीं होती। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, एमसीक्यू में भी आ जाता है कि स्प्रेडिंग कब हो रही होती है, बेंडिंग कब होती है, डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कब आता है, जब आप जो वेव ले रहे हो उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास क्या हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तब बेंडिंग होगी, वरना बेंडिंग नहीं होगी। तो कहते हैं डायफ्रैक्शन जो है ना वो किसी भी तरह की वेव में हो सकती है, वो वाटर वेव भी हो सकती है, वो साउंड वेव्स भी हो सकती हैं, वो लाइट जो सन से आ रही है या दूसरी लाइट जो भी हम कंसीडर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वेव्स बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट को ही बोलते हैं। लाइट हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है, ठीक है। अलोंग दी एक्स एक्सिस अगर हम लोग या जी एक्सिस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे होते हैं तो अलोंग दी वाई एक्सिस हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल रहे हैं। तो डायफ्रैक्शन किसी तरह की भी वेव में हो सकती है, वो पानी में भी हो सकती हैं, वो साउंड वेव्स में भी हो सकती हैं, या फिर वो लाइट वेव्स में भी हो सकती हैं, ठीक है। कहते हैं मिसाल के तौर पर हम लोग डायफ्रैक्शन कहाँ पे देखते हैं? कहते हैं डायफ्रैक्शन होता है कि अगर हमारे पास रूम में कोई पर्सन बोल रहा है तो आप दूसरे साइड पे कॉर्नर पे अगर आप खड़े आवाज़ें सुन रहे हैं तो आवाज़ें किस वजह से सुन रहे होते हैं? क्योंकि आपके पास जो वेव है वो बेंड होके आ रही होती है। लाइक हमारे पास अगर ये कोई पर्सन यहाँ पे बोल रहा है, आप दीवार के दूसरी कॉर्नर पे खड़े हो, तो आप तक आवाज कैसे जाती है? क्योंकि जब वो बोल रहा होता है ना बच्चे, लाइट जो वेव है ना वो बेंड हो रही होती है, इसलिए दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो पर्सन खड़ा होता है वो आपकी आवाज सुन सकता है। इसी तरह से ये कोई फीमेल बोल रही है, आपके पास यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन दीवार की दूसरी साइड उसकी आवाज कैसे सुन पा रहा होता है? क्योंकि जो साउंड वेव्स निकल रही होती है, वो जो बोल रही होती है, वो वेव्स जो होती है बेसिकली बेंड होकर दूसरी साइड पे जा रही होती है, उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसके क्रॉस बेंड होना शुरू हो जाती है। तो बेंडिंग डायफ्रैक्शन की वजह से हम लोग कहते हैं कि वो दूसरे पर्सन की बात सुन सकता है। इसी तरह से कहते हैं जो डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज होती है वो क्रिस्टल्स के जरिए होती है। मुझे एक्सरेज जो होती है ना ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो अगर इसकी डायफ्रैक्शन लेनी होती है हमने ना क्रिस्टल्स लेते हैं। क्रिस्टल्स में क्या होता है कि एटम्स प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, उनके दरमियान फासला बहुत कम होता है, तो वहां पे एक्सरेज की डायफ्रैक्शन हो सकती है। तो कहते हैं हमारे पास क्रिस्टल्स के बारे में बता रहे हैं, क्रिस्टल होता है जिसमें रेगुलर अरे होता है, रेगुलर लाइंस प्लेन्स होते हैं एटम्स के जिनमें अरेंजमेंट होती है। अब हम लोग एक्सरेज को क्यों लेते हैं? क्योंकि प्लेन्स के दरमियान उन एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो एक्सरेज की वेवलेंथ के ही इक्वल होता है हमारे पास। लाइक ये ना सम काइंड ऑफ क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स ये देखें बड़ी तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये तरतीब के साथ ना अलाइन हुए होते हैं, इस तरह से अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो ना एक तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल का। कहते हैं ये जो एक्सरेज होती है ना हम लोग इसके लिए क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स की जो हमारे पास ये जो एक्सरेज आ रही होती है ना इनकी जो वेवलेंथ होती है इन क्रिस्टल्स का जो दरमियान का डिस्टेंस होता है ना उसके इक्वल होती है।
इसलिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास क्रिस्टल्स में से देख सकते हैं, क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, अप्रॉक्सीमेटली नैनोमीटर 10⁻⁹ में होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी जो वेवलेंथ अगर छोटी है तो हमें डिस्टेंस वो कम लेना पड़ेगा, स्मॉल सी ओपनिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग क्रिस्टल्स लेते हैं, तो वहां से उसकी डायफ्रैक्शन, उसकी बैंडिंग वगैरह देखी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए या आने वाली वेव को स्टडी करने के लिए। क्या क्या करते हैं, हम एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और हमारे पास क्या है कि लाइक, अच्छा ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, मतलब वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। एक्सरेज में देखें जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं ना, जो एक्सरेज की वेवलेंथ है वो कम से कम होती जा रही है। वेवलेंथ का मतलब होता है दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं हमने ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसका साइज क्या हो, इसके कंपेरेबल हो। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, हम क्रिस्टल्स लेते हैं। क्रिस्टल्स के जो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना, वो तकरीबन इनकी वेवलेंथ के इक्वल हो रहा होता है। तो इसलिए इसकी डायफ्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है कि जो स्लिट का साइज है, जो ओपनिंग है, हमारे पास सुराख है, उसका साइज कितना होना चाहिए, आने वाली वेव की वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए, तब डायफ्रैक्शन होगी, वरना डायफ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने कोई क्रिस्टल वगैरह स्टडी करना है या एक्सरेज को स्टडी करना है, तो उसके डायफ्रैक्शन को किसके जरिए करवाते हैं, एक्सरेज के जरिए करवाते हैं। कहते हैं हमारे पास डायफ्रैक्शन जो है ना, बेसिकली ये हमें इसका अगर कोई वेव, हम लोगों ने उसका वेव बिहेवियर चेक करना है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग कहते हैं डायफ्रैक्शन वो देगी। लाइक हमारे पास ये वेव बिहेवियर की प्रॉपर्टी है, कोई भी वेव होगी वो डायफ्रैक्शन देगी। कहते हैं इसकी हमारे पास डेली काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। लाइक जैसे मैंने आपसे ये बता दिया कि हम लोग और अगर कमरे में आवाज़ सुन रहे हैं तो किस तरह से सुन रहे होते हैं, बेसिकली बेंडिंग हो रही होती है। इसी तरह से अगर हम लोगों ने क्रिस्टल्स वगैरह का स्ट्रक्चर देखना है तो हम क्या करते हैं, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन उसके जरिए करवा रहे होते हैं। लाइक मैंने आपसे ये अभी देखा है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह को स्टडी करवाना चाह रहे होते हैं कि इसके एटम स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इसमें एटम्स हैं, बॉन्डिंग किस तरह से है, तो हम लोग एक्सरेज को फॉलो करवाते हैं। तो डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आगे कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं रिपल टैंक का, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें डायफ्रैक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे। ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें डिफरेंट आपको बताया। ये हमारे पास एक फ्रेम है जिसमें आपने पानी फिल किया हुआ है, इसके नीचे हमने एक पेपर पैट रखा हुआ है जिसके ऊपर हमें डिफरेंट जो है ना वो पैटर्न नजर आएगा। स्क्रीन होती है बेसिकली ये वाइट कलर की, जो भी इसके ऊपर पानी के ऊपर वेव्स बन रही होंगी, जो भी पैटर्न बन रहा होगा वो नीचे नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंड, इसके साथ हमने लैंप लगाया होता है, लाइट फॉल करेगी, वो लाइट बेसिकली ये जो पैटर्न हमारे पास इसके ऊपर बनेगा ना, उसको नीचे ये वाइट स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगी। तो वो कहते हैं यहाँ पे हम लोग यही है, हम रिपल टैंक का देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी, हमने सिर्फ इसमें वेव्स प्रोड्यूस नहीं करवानी बल्कि उनके डायफ्रैक्शन भी देखनी है कि किस तरह से वो डायफ्रैक्ट करेगी। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पे इसी चीज़ को देख रहे हैं किस तरह से करेंगे। इसमें कहते हैं या तो हम क्या करेंगे, या में ना एक नीडल के जरिए इसको बार बार, एक नीडल लेंगे उसको बार बार ऊपर नीचे मूव ऑन करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वाइब्रेटर के साथ इसको अटैच करवा के ना नीडल के जरिए, या फिर यहाँ पे ये एक पूरी है इसके जरिए इसको ऊपर नीचे मूव ऑन करवाएंगे, वाइब्रेट करवाएंगे, जिसकी वजह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग एक वाइब्रेटर लेंगे, चाहे वो नीडल ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके जरिए वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वेव्स के रस्ते में या तो एक ऑब्स्टेकल रख देंगे, जैसे ऑब्स्टेकल रखेंगे तो वो बेंड होना शुरू हो जाएगी, तो वही हमारे पास डायफ्रैक्शन होगी। फिर कहते हैं हम क्या करेंगे, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ना, तो इसके रास्ते में एक ऐसी ऑब्स्टेकल रखेंगे जिसमें नैरो ओपनिंग होगी। ठीक है, नैरो ओपनिंग होगी तो हमारे पास बेंडिंग हमारे पास होना शुरू होगी, वो भी डायफ्रैक्शन है। तो या फिर ये करेंगे कि ऐसा ऐसा ये जो है गैप है ये थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो बेंडिंग कम होती जाएगी। लाइक अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं उसमें जो ओपनिंग है वो स्मॉल है तो बेंडिंग हमारे पास ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ना तो हमारे पास बेंडिंग कम होती जाएगी, डायफ्रैक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, लाइक ये देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट उसी को शो किया हुआ है कि आपके पास एक नीडल है जिसको कॉन्टिन्यूसली पानी में डिप करवाया जा रहा है, वाइब्रेट करवाया जा रहा है, तो यहाँ से ना वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये देखें, ये ऑब्स्टेकल के अराउंड ना बेंड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसकी बेंडिंग होना शुरू हो जाएगी, तो हम कहेंगे डायफ्रैक्शन अकर करना शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये देखें, ये अब अपना वेव्स की बेंडिंग होना शुरू हुई है, तो ये डायफ्रैक्शन अकर करना शुरू हुई है। ठीक है, इसी तरह से ये एक और एक्सपेरिमेंट है जो ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये देखें वाटर वेव्स की ना बेंडिंग होना शुरू की है अगर आपने नैरो स्लिट रखी है, लेकिन जैसे जैसे ये स्लिट साइज में बढ़ाती जाऊंगी तो ये बेंडिंग जो है ना ये कम होती जाएगी। ये भी स्लिट साइज कम है, मतलब ओपनिंग साइज कम है, तो बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि इसको हम लोग इन्हांस करेंगे, लाइक ठीक है, वो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ना बेंडिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, ये अब स्लिट साइज बढ़ा दिया तो अब ये देखें बेंडिंग कम होना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है डायफ्रैक्शन कम होना शुरू हो गई है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को शो कर रहा है कि अगर और साइज जो है ना ओपनिंग का कम होगा, इसकी वेवलेंथ के इक्वल होगा, तो हमारे पास बेंडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन अगर साइज बढ़ाते जाएंगे, वेवलेंथ कम होती जाएगी, तो बेंडिंग ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि हमने जैसे ये पैटर्न कोई एक रखा था, हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो
जो है ना अकर करना शुरू होगी, वेव बेंड होना शुरू होगी और सेमी सर्कुलर आधा सर्कल हमारे पास प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। और हमने देखा कि जैसे जैसे हम विड्थ बढ़ाते जा रहे थे तो हमारे पास बेंडिंग क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, लेस बेंडिंग हो रही थी। तो ये हमारे पास एक रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट है जिसके से हम लोगों ने देखा कि वाटर वेव में किस तरह से डायफ्रैक्शन अकर करती है और विड्थ के साथ साथ किस तरह से जो डायफ्रैक्शन है वो कम होती जाती है। ये तो ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में। पहले आपके पास इंट्रोडक्शन करवाएंगे आप डायफ्रैक्शन है क्या, फिर किन वेव्स में देखा जा सकता है, सारी वेव्स में कोई सी भी वेव होंगे उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, फिर इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। इसको मतलब हम डेली लाइफ में देख सकते हैं या रिपल टाइम इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि किस तरह से जो है डायफ्रैक्शन अकर करती है। एक्सरसाइज में हम देख लेते हैं। ये देखिए 7.5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन करें और एग्जाम्पलीफाई करें डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को, मतलब उसको एग्जाम्पलीफाई डेली लाइफ में। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था कि साउंड वेव्स हम सुन सकते हैं अराउंड दी कॉर्नर, या अगर हम खड़े हैं दीवार की दूसरी साइड पे तो किस तरह से सुन सकते हैं। इसी तरह से रिपल टैंक का आपने एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। तो ये आज का कंप्लीट टॉपिक इसमें आ जाएगा। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।